हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद संगीन, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। यह टॉपिक जुड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो गतिविधियां चल रही हैं, इसी के आधार पर यह जो टॉपिक है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं कि यूरोपीय संघ के संसद ने कहा है कि भाई रूस जो है आतंकवाद का स्पॉन्सर है ना। आतंकवाद के स्पॉन्सर के तौर पर इसे बताया गया है, इसे कहा गया है, और इसी के कंटेक्स्ट में आज की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। क्यों इसे आतंकवाद का स्पॉन्सर कहा गया है और इससे संबंधित जो अन्य डायमेंशंस है वो क्या कुछ है, आइए इसके आधार पर हम एक एक करके बातचीत करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस यूरोपीय संसद की बात हम कर रहे हैं, जिस यूरोपीय संसद में इसके आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, वह यूरोपीय संसद जो है यूरोपीय संघ की एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय के तौर पर कार्य करती है। इस संसद में 750 से 751 इतने सदस्य कार्य करते हैं, और साथ ही यह जो संसद है ये फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है ना। ये एक फैक्चुअल जानकारी इस संसद के बारे में मैंने आपको बता दी। अब इसी संसद में प्रस्ताव लाया गया है और इसी प्रस्ताव के आधार पर रूस को यह बात कही गई है कि भाई आप आतंकवाद के स्पॉन्सर हैं। क्लियर? तो रूस यूक्रेन युद्ध का यूक्रेन की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ना। यूक्रेन की जनता पर किस आधार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर इसकी तुलना आतंक से की गई है, आतंक की गतिविधियों से की गई है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निर्दयी रवैया अपनाया गया है रूस यूक्रेनी जनता के प्रति, साथ ही अमानवीय है ना, अमानवीय गतिविधियां अपनाई गई हैं, ठीक है। और ये भी कहा है यूरोपियन संसद ने कि रूस जो है जानबूझ करके इस युद्ध को आगे कंटिन्यू किए हुए है ना। तो रूस जो है जानबूझकर युद्ध की स्थिति बनाए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब आरोप लगाए गए हैं यूरोपीय संघ की संसद के माध्यम से, और आतंकी गतिविधियों से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। रूसी सरकार और रूस की सेना पर संगीन आरोप लगाए गए हैं इस संसद के माध्यम से, और कहा गया है कि आपने यूक्रेन की जनता को, यूक्रेन की जो अवसंरचना है उसको आपने बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दिया। मानवीय जो दृष्टिकोण होना चाहिए था उस दृष्टिकोण को आपने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, उसी प्रकार जिस प्रकार से आतंकी कार्रवाइयों में होता है ना। तो ऐसे ही आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में रूस को यह जो है एक बात कही गई है कि आप आतंकवाद के स्पॉन्सर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि भाई रूस जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के तौर पर जाना जाता है ना। जैसे अमेरिका है, जैसे फ्रांस है, जैसे कि चीन है, ये सभी क्या हैं? ये सभी P5 के अंतर्गत माने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इन्हीं में रूस भी शामिल है। और रूस को इस तरीके की बातें कहना अपने आप में एक संगीन आरोप लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि युद्ध के कारण वैश्विक अस्थिरता पर भी संसद ने चिंता जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर देखें, यह कहा गया है कि खाद्य संकट की स्थिति वैश्विक पैमाने पर देखी गई है ना। इसके अलावा तेल और गैस आपूर्ति में भी अवरोध, तेल और गैस आपूर्ति में भी अवरोध या फिर रुकावट की स्थिति देखी गई है।
बात समझ में आ रही है ना? तो ये सभी जो स्थितियां हैं, ये सभी स्थितियां ये दर्शाती हैं कि इन सभी के लिए रूस ही जिम्मेदार है ना? और यहाँ पर ये बातें अपने आप में यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती। और इस कंटेक्स्ट में यूरोपीय संसद में ये भी कहा गया है कि भाई इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें विकल्पों पर विचार करना होगा और इस दृष्टिकोण से लीगल फ्रेमवर्क अपनाने की बात की गई है ना? वैधानिक फ्रेमवर्क अपनाया जाए और उस वैधानिक फ्रेमवर्क के माध्यम से हम रूस को अलग थलग करने की कोशिश करें। ओके, वैधानिक फ्रेमवर्क अपनाएं और साथ ही रूस से देशों का संपर्क भंग करने की अपेक्षा, आइसोलेट किया जाए, रूस को अलग थलग किया जाए। क्लियर? साथ ही यह भी कहा गया है कि राजनीतिक और आर्थिक मंच पर भी उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसी भी स्तर पर न उससे हम आर्थिक साझेदारी करें, न ही रूस के साथ किसी भी स्तर पर राजनीतिक साझेदारी करें। जो भी सरकारी प्रतिनिधि हैं रूस के, उनके साथ हम धीरे धीरे करके एक अलगाव की नीति को अपनाएं, है ना? तो सरकारी स्तर पर भी प्रतिनिधित्व समाप्त करने पर जोर दिया गया है। क्लियर? तो ये गतिविधियां अभी यूरोपीय यूनियन की संसद के माध्यम से की गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसी संदर्भ में एक और जो टॉपिक है वह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ जहां यूरोपीय संघ की संसद ने ये आरोप लगाया है रूस पर कि ये आतंकवाद को प्रमोट करता है और आतंकवादी रवैया अपनाता है, तो उसी नजरिए को महत्व देते हुए दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यूक्रेन की स्थिति को न्यू न्यूरेमबर्ग मोमेंट की संज्ञा दी है ना? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है ये, है ना? न्यू न्यूरेमबर्ग मोमेंट ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि न्यूरेमबर्ग जो है ना, ये जर्मनी में एक शहर है। ओके, और जब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी थी 1939 से लेकर के 1945 के बीच, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो जर्मनी यानी नाजी जर्मनी के जो भी लोग उस दौरान युद्ध अपराध के दोषी पाए गए थे, वार क्राइम के दोषी पाए गए थे, उनके अगेंस्ट में इसी न्यूरेमबर्ग शहर में ट्रायल किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। ये उसकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पर लगा दी है ताकि आपको एक दिमाग में ये जो घटना है बनी रहे, है ना? और इसी को यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि वर्तमान में जिस तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, यह भी एक तरीके से न्यू न्यूरेमबर्ग मोमेंट को दर्शा रही हैं, क्योंकि रूस भी वर्तमान में युद्ध अपराध का बड़ा दोषी है ना? युद्ध अपराध का दोषी कौन? तो रूस, है ना? रूस को युद्ध अपराध का दोषी करार दिया गया है, क्लियर, अमेरिका के द्वारा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जिस युद्ध अपराध की यहाँ पर बात की जा रही है, वार क्राइम की बात की जा रही है, तो इस संदर्भ में कुछ वैधानिक प्रावधान भी है ना? संविधान जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के हेग कन्वेंशन में 1899 में और 1907 में युद्ध अपराध के बारे में चर्चा की गई है। जब किसी देश के द्वारा इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, वहाँ की जनता के अगेंस्ट में वहाँ की अवसंरचनाओं को नुकसान पहुँचाया जाता है और कुकृत्य किया जाता है, और इस तरीके से जो निर्दयता अपनाई जाती है किसी भी युद्ध करने वाले देश के द्वारा, तो इन सभी को युद्ध अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। और इस संदर्भ में हेग कन्वेंशन में ये बातें कही गई हैं। 1899 और 1907 में ये अभी समय ये कन्वेंशन अपनाया गया था, क्लियर? तो इस संदर्भ में जो युद्ध अपराध है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टर्म के तौर पर आ जाता है। तो कुल मिलाकर चर्चा का सार ये है कि यूरोपीय संघ की संसद और अमेरिका, इन दोनों ने रूस को हर तरीके से घेरने की कोशिश की है, रूस को मानवीयता का दोषी पाया है और इसके अगेंस्ट में जो भी कदम उठा सकने की संभावना है उसको उठाने की बात भी की है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चूंकि
यूरोपीय संघ की संसद के द्वारा इस तरीके की बात कही गई है रूस के अगेंस्ट में, तो इसके आधार पर ही यह जो विषय है, यह विषय हमने पिक किया। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।